अब बताओ, कौन नहीं आएगा मेरी कक्षा में? बोलो, अब चुप क्यों हो गए? तू बोल। मैं आऊंगा मास्टर जी, रोज आऊंगा, एक भी दिन की छुट्टी नहीं करूंगा कसम से। चल अब हाथ आगे कर। लेकिन मास्टर जी। आज 6 का पहाड़ा गलत लिखा था ना, तो उसकी सजा तो मिलेगी ना तुझे। माफ कर दो मास्टर जी। कई सालों के बाद। अब देखते हैं तुम ये सवाल कैसे हल करते हो। किसे दादाजी? इस वाले क्वेश्चन को? हाँ बेटा, इसका सही जवाब निकालना बहुत मुश्किल है। पता है, हमारे जमाने में तो बच्चे इस सवाल को देखते ही घबरा जाते थे। क्या बात कर रहे हैं दादाजी, मैं तो इसे ऐसे हल कर दूंगा, एक चुटकी में। अच्छा, करके दिखाओ तो जानूं। ठीक है फिर, ये देखो। राहुल ने झट से अपनी उंगलियों पर कुछ गिनती गिनी, 2-3 बार जोड़ा घटाया और कुछ ही सेकंड में उसने सवाल हल करके दिखा दिया और फिर झट से बोला, देखा दादाजी, कर दिया ना। अरे पर ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा सूत्र लगाया तुमने? रुको, मुझे जरा जांचने दो। हाँ देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए दादाजी। श्यामलाल ने अपने पोते राहुल के हाथ से उसकी कॉपी ली और अपना चश्मा ठीक करके उसके सवाल को चेक करने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो हैरान होते जा रहे थे। उन्होंने अपने जमाने का फॉर्मूला लगाकर काफी देर बाद जब सवाल का हल निकाला तो वो राहुल के हल के बिल्कुल बराबर था। और फिर अरे बाबू, तुमने ये कैसे किया? किसने सिखाया तुम्हें ये तरीका? ये तो बहुत आसान है और बिल्कुल सही भी है। दादाजी, मेरे क्लास टीचर है ना, विशाल सर, उन्होंने सिखाया मुझे ये तरीका। पता है, हमारे क्लास टीचर भी हैं और मैथ्स टीचर भी। अच्छा, और क्या क्या सिखाते हैं वो? दादाजी, वो सबसे अच्छे टीचर हैं। वो हमें पिकनिक ले जाते हैं, गाना सुनाते हैं और खेल खेल में पढ़ाई कराते हैं। जब से वो हमारी क्लास के क्लास टीचर बने ना, तब से सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। वो अपना अनुज है ना, वो तो सबसे फिसड्डी था पढ़ाई में। पिछले टेस्ट में तो उसके भी 80% नंबर आए थे। अच्छा, फिर तो वो बच्चों को बहुत मारते होंगे, बहुत अनुशासन में रखते होंगे सबको। नहीं दादाजी, उन्होंने तो आज तक किसी बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा दादाजी, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। हमारे विशाल सर कहते हैं, जितना पढ़ो उतना खेलो। ओके, मैं थोड़ी देर में आता हूँ दादाजी। राहुल अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गया और उधर श्यामलाल उसे जाते देख यही सोचने लगे कि ऐसा कौन सा टीचर है जो एग्जाम टाइम में भी बच्चों को पढ़ाई के अलावा खेलने को कह रहा है, और ऊपर से उनकी क्लास का सबसे कमजोर बच्चा भी अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। यही सोचते हुए 2 हफ्ते बीत गए और फिर राहुल की परीक्षाएं आ गई। परीक्षाओं में राहुल के बहुत ही अच्छे नंबर आए और वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया। उस दिन राहुल भागता हुआ घर आया और सीधे अपने दादाजी के पास जाकर बोला, दादाजी, दादाजी, कहाँ हो आप? अरे क्या हो गया? बहुत खुश लग रहा है। दादाजी, मैं क्लास में फर्स्ट आया। अरे वाह, मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। दादाजी, कल आपको मेरे स्कूल चलना है। हमारे स्कूल में कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारे उन विशाल सर से भी जरूर मिलूंगा। अगले दिन श्यामलाल राहुल के स्कूल पहुंच गए। राहुल के पिता नहीं थे। बचपन से ही राहुल को उसके दादा श्यामलाल ने ही पाला था और अपनी पेंशन से वो राहुल को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। अपने पोते की अच्छी पढ़ाई और उसकी मेहनत देखकर वो बहुत ही खुश थे। उधर स्कूल पहुंचकर श्यामलाल सीधा राहुल की क्लास में पहुंचे। वहां बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बैठे हुए थे और सभी विशाल सर का इंतजार कर रहे थे। हर पेरेंट विशाल से मिलना चाहता था क्योंकि इस बार भी क्लास में कोई बच्चा 80% नंबर से नीचे नहीं लाया था। इस बारे में सारे पेरेंट्स आपस में बात भी कर रहे थे। तभी एक पतला दुबला सा नौजवान क्लास में एंटर हुआ। उसकी आंखों पर चश्मा था और हाथ में ढेर सारे गुलाब के फूल।
विशाल जैसे ही क्लास में आया, सारे बच्चे आते ही विशाल से लिपट गए। विशाल ने सारे बच्चों को एक एक फूल दिया। एक बार फिर आप सारे बच्चों ने कमाल कर दिखाया। आप सभी के मम्मी पापा को आप पर फक्र है और मुझे भी आप सब पर बहुत नाज है। चलो अब सब अपने अपने डेस्क पर बैठ जाओ और एक एक करके अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पास आओ। एक एक करके सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ विशाल के पास आने लगे और फिर बारी आई श्यामलाल की। जैसे ही श्यामलाल विशाल के सामने आए, विशाल ने उन्हें घूर कर देखा और फौरन उनके पैरों में गिर पड़ा। मास्टर जी, मैं विशाल, आपकी क्लास का सबसे नालायक बच्चा। अरे अरे, क्या कर रहे हो बेटा? खड़े हो जाओ। मास्टर जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही विशाल शर्मा हूँ जिसे आप रोज धूप में हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया करते थे। ये कक्षा में आने का वक्त है तुम्हारा, है? माफ कर दीजिए मास्टर जी, वो माँ के साथ काम कर रहा था तो थोड़ी सी देर हो गई। श्यामलाल ने विशाल के कोमल हाथों पर तड़ातड़ डंडे बरसाने शुरू कर दिए। अगले दिन फिर जब एक बच्चा लेट हुआ तो श्यामलाल ने उसके गालों पर एक के बाद एक 4-5 कसकर झापड़ रख दिए। पूरी क्लास श्यामलाल के नाम से खौफ खाती थी। श्यामलाल जहाँ से गुजरते थे वहाँ मौजूद बच्चे थर थर कांपते थे और उनके जाने के बाद अपने ही मास्टर जी को बुरा भला कहने लगते थे। एक दिन बच्चों की बातें श्यामलाल ने सुन ली। उस दिन तो उन्होंने सारे बच्चों को इतना मारा कि कई बच्चे रोते रोते अपने घर भाग गए और फिर कभी उस स्कूल में लौट कर नहीं आए। विशाल भी उनमें से एक ही था। पर तुम तो उन्हीं बच्चों में से एक थे ना जो उस दिन के बाद से कभी स्कूल नहीं लौटे? हाँ जी सर, वो कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी दोबारा आपके सामने आने की। लेकिन बाद में मुझे पता चला आपके बेटे के बारे में, तब मैं समझा कि आप इतने सख्त क्यों थे। दरअसल श्यामलाल का एक ही बेटा था। श्यामलाल अपने बेटे पर जान छिड़कते थे। कुछ भी हो जाए वो उसे कुछ नहीं कहते थे। इसी वजह से उनका इकलौता बेटा बिगड़ गया और वो बहुत ही छोटी उम्र से शराब पीने लगा। श्यामलाल ने उसे बहुत समझाया, पर शराब के नशे में वो अपने पिता को ही भला बुरा कहने लगा। उनका बेटा उनके हाथों से निकल गया था। तभी से श्यामलाल ने तय किया कि वो किसी और बच्चे को ऐसे बिगड़ने नहीं देंगे। इसीलिए वो बच्चों पर कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए थे। वो चाहते थे कि बच्चे अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाएं, पर उनकी ये सख्ती कब अत्याचार में बदल गई उन्हें खुद मालूम नहीं चला। लेकिन अब उनके खुद के स्टूडेंट विशाल ने उनकी सोच पूरी तरह से बदल दी थी। श्यामलाल की आंखों में आंसू थे। विशाल ने उनके आंसू पोंछे और आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। आंसू विशाल की आंखों में भी थे, लेकिन इस बार खुशी के। अमीर और गरीबों में भेदभाव तो सदियों से है। ऐसी कुछ कहानी है दो बच्चों की, मुकुल और बिट्टू की। दोनों का घर एक ही शहर के एक ही मोहल्ले में है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिलहाल के लिए दोनों एक साथ खेलते हैं। मुकुल हर रोज बिट्टू को बुलाने के लिए उसकी झोपड़ी के बाहर जाता है। बिट्टू आजा, खेलना है कि नहीं? बिट्टू बाहर आया। चल मुकुल, खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। बच्चों के दिल में पाप नहीं होता है। वो दोनों तो बस दोस्त हैं, लेकिन कल से दोनों स्कूल में भर्ती होने वाले हैं। इसीलिए शाम को मुकुल की माँ सविता ने मुकुल से कहा, मुकुल तुम उस बस्ती में जाना बंद करो, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है। लेकिन माँ, वहाँ मेरा दोस्त रहता है बिट्टू। वो बस्ती में रहने वाला गरीब गंदा लड़का तुम्हारा दोस्त है? ओहो, देखो मुकुल, हम लोग अमीर हैं, अब तुम बड़े स्कूल में जाने वाले हो, अब तुम उस गरीब लड़के से खेल नहीं सकते हो। सविता ने तो मुकुल को मना कर दिया। मुकुल ने चुपचाप बात मान भी ली, लेकिन बिट्टू की माँ रमा बिट्टू को यही बात समझा नहीं पा रही थी। बिट्टू, मुकुल अमीर है, उसके पापा अच्छी नौकरी करते हैं, यहाँ बहुत बड़े फ्लैट में रहते हैं। तुम दोनों की दोस्ती एक न एक दिन टूट जाएगी बेटा। नहीं माँ, हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी, आप देख लेना, मुकुल हर रोज मेरे साथ खेलेगा। बेटा, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है और तुम सरकारी स्कूल में जाने वाले हो। मुकुल अमीरों के स्कूल में जाने वाला है, समझा करो बेटा।
ये गरीब अमीर क्या होते हैं माँ? रमा के पास इस चीज का जवाब नहीं था। अगले दिन मुकुल अमीरों वाले स्कूल में गया और बिट्टू सरकारी स्कूल में। मुकुल के स्कूल में शहर के अमीर खानदान के बच्चे आए हुए थे। किसी के पास महंगा मोबाइल था तो किसी के पास महंगा वीडियो गेम। स्कूल के अंदर पार्क, स्विमिंग पूल, गेमिंग रूम, ये सब कुछ था। और उधर बिट्टू के स्कूल में बैठने के लिए जगह तक नहीं थी। बिट्टू के स्कूल में टीचर क्लास लेने आए। बच्चों बैठ जाओ सभी। लेकिन सर यहाँ तो बैठने के लिए बेंच ही नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या प्रधानमंत्री हो जो बैठने के लिए बेंच चाहिए? जमीन पे बैठ जाओ। बिट्टू के साथ सभी जमीन पर बैठ गए। फर्श गंदा था और गीला भी था। सारे बच्चों के पैंट भीग गए और उसी हालत में पढ़ाई शुरू हो गई। बिट्टू ने मन लगाकर पढ़ाई की। क्लास के बाद बिट्टू के पास लल्ला नाम का एक लड़का आया। अरे बिट्टू, मेरे साथ दोस्ती करेगा? साथ में खेलेंगे। नहीं लल्ला, मुकुल मेरा दोस्त है, मैं उसी के साथ खेलता हूँ। अच्छा, वो अमीर लड़का है, देखना वो तुझे धोखा देगा। धोखा? हाँ। बिट्टू को फिर भी यकीन नहीं हुआ। बच्चे का मन है ना, इतनी आसानी से बुराइयां दिल के अंदर नहीं जा पाती हैं। उधर मुकुल ने रोहन नाम के एक लड़के के साथ दोस्ती कर ली। रोहन के पास महंगा वीडियो गेम था। तो फिर आज शाम को दोनों एक साथ वीडियो गेम खेलेंगे। हाँ, मेरे घर पे आ जाना। स्कूल से लौटने के बाद अपने कमरे में बैठकर मुकुल और रोहन गेम खेलने लगे और बिट्टू घर के बाहर मुकुल को बुलाने के लिए आया। मुकुल, खेलना नहीं है क्या? आजा। मुकुल बाहर निकला और बोला, नहीं, मैं आज से तेरे साथ नहीं खेलूंगा। लेकिन क्यों नहीं? तू गरीब है, हम दोनों के स्कूल भी अलग अलग हैं, हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते। तू चला जा यहाँ से। अब बिट्टू का दिल टूट गया। वो घर गया और अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रोता रहा। माँ, मुकुल ने मुझे गरीब कहा। गरीब क्या होता है माँ? अमीर क्या होता है माँ? बताओ ना माँ, बताओ ना। बिट्टू फूट फूट कर रो रहा था। साथ में उसकी माँ भी रो रही थी। आज बिट्टू समझ गया था कि गरीब और अमीर में फर्क क्या होता है। उसे अब बस स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई करनी थी। सरकारी स्कूल में ज्यादा टीचर नहीं थे। जितने भी थे वो कभी टाइम पर आते नहीं थे, और जो आते थे वो सही से पढ़ाते नहीं थे या फिर क्लास के अंदर बैठकर अपनी नींद पूरी करते थे। उधर मुकुल के स्कूल में सब कुछ टाइम पर होता था। सभी टीचर आते भी थे और पढ़ाते भी थे। साथ साथ अच्छे अच्छे खाने को और खेलने को भी मिलता था। इन सब के बीच में मुकुल बिट्टू को भूल चुका था और बिट्टू पढ़ाई कर रहा था। उसे गरीबी से मुक्ति चाहिए थी। इतने में एक दिन टीचर ने कहा, बच्चों, हर साल शहर में स्कूलों के बीच में एक कंपटीशन होता है। उनमें आप में से कोई भी हमारे स्कूल की तरफ से एग्जाम और क्विज में बैठ सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आज तक हमारा स्कूल कभी जीता नहीं। लेकिन इस बार हम जीतेंगे सर। जीतेंगे? लेकिन कैसे? तुम्हें पता भी है कि मॉडल स्कूल के लड़के कितने स्मार्ट हैं, वहाँ कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। वो सब मुझे नहीं पता सर, लेकिन माँ कहती है कि मेहनत और लगन ही सफलता की सीढ़ी है। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं ये मुकाबला जीत कर ही आऊंगा। मैं दिखा दूंगा कि हमारा स्कूल भी जीत सकता है। शाबाश, ये हुई ना बात। ठीक है, मैं खुद अलग से तुमको पढ़ाऊंगा। बिट्टू को देखकर टीचर में भी जोश आ गया और वो बिट्टू को अच्छे से पढ़ाने लगे। उधर मुकुल ने भी अपने स्कूल की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नाम दर्ज कर दिया, लेकिन उसका ध्यान नए दोस्तों के साथ मस्ती करने और वीडियो गेम खेलने में ही था। और आखिरकार मुकाबले का दिन भी आ गया। बिट्टू और मुकुल आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए और पहला एग्जाम शुरू हो गया। एग्जाम में मुकुल ने आधे प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखा क्योंकि उसे आता नहीं था, लेकिन बिट्टू ने सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया और पहला मुकाबला जीत गया। और फिर क्विज की बारी आई। जज ने पूछा, हाँ तो बताइए, भारत की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली सर। बहुत बढ़िया बिट्टू। हमारा नेशनल एनिमल क्या है? शेर है सर। वेरी गुड। अब बताओ, हमारा नेशनल सॉन्ग जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर। बहुत अच्छा। क्या बात है मुकुल, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या? सर, मुझे तो बस वीडियो गेम के बारे में पता है।
मुकुल शर्मिंदा हो गया। बिट्टू ने प्रतियोगिता जीत ली और उसके बदले उसे स्कॉलरशिप मिली। मुकुल बिट्टू के पास आकर बोला, बिट्टू मुझे माफ कर दे। बड़े स्कूल में भर्ती होने के बाद मैं सब कुछ भूल गया था। क्या तू फिर से मेरा दोस्त बनेगा? हाँ मुकुल, हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और दोनों फिर से दोस्त बन गए। अंत में दोनों की दोस्ती के बीच में अमीरी गरीबी नहीं आई और आना भी नहीं चाहिए। बिट्टू की वजह से उसके स्कूल में सुधार आया। स्कूल में टीचर समय पर आने लगे और मेहनत से पढ़ाने लगे। बैठने के लिए बेंच, शौचालय, सब कुछ का इंतजाम हो गया और सभी बच्चे एक ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़